राम राम सभी को। प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी ये 2019 के अंदर जो दो पेपर हुए थे, एक पेपर एआरओ का पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने वो क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए गए हैं और वो क्वेश्चन जो हैं इन पेज के ऊपर लिख दिए गए हैं। ये 12, 13, 10, 12 जितने भी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, हम इनको एक एक करके विस्तार से सोल्व करेंगे। इनमें से आपको 2-4 क्वेश्चन नए भी मिलेंगे और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन उनके बारे में जो फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ हो सकता था आपको उन फैक्ट में 2-3 नई बात भी सीखने को मिल जाए। तो जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें आपके पास कोई ना कोई कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, ताकि जो चीज़ आपको नहीं मिले आप उसी को वहां पर नोट कर ले। पूरी बात को चेपना नहीं है, पूरी बात को यहाँ पेज पे नहीं उतारना है। जो चीज़ आपको नहीं मिले, जो चीज़ आपको नहीं पता होगा, बस उन्हीं को नोट कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अनुसंधान संगठन, इस अनुसंधान संगठन जो है ये कहाँ स्थित है? इसने पूछा है कि कहाँ स्थित है। तो साथियों ऑप्शन दे रखे इसके अंदर नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दे रखा मुंबई, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन दे रखा कोलकाता। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा वो होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है वहां पर ये स्थित है, बेंगलुरु, यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये पूछा था, या कहां स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। साथियों इसे इंग्लिश में तो हिंदी में तो लिख दिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी को कहा जाता इसरो, यानी ISRO, इसे इसरो कहा जाता है। और साथियों इसरो की स्थापना को लेकर अगर पेपर में आ जाए तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बेंगलुरु के अंदर है। और इसरो के बारे में अगर ये पूछ ले जाए कि वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो साथियों इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है के सिवान, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके बारे में और क्या बात पूछी जा सकती पेपर में, शायद आप में से किसी को पता भी होगा और कईयों को शायद ना भी पता होगा। तो साथियों यहाँ से नोट कर ले, आप सबको एक क्वेश्चन का उत्तर पता है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किनको जाना जाता है, यानी भारत का मिसाइल मैन किनको कहा जाता है? तो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो APJ अब्दुल कलाम आजाद को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। उसी प्रकार डॉक्टर के सिवान, ये डॉक्टर के सिवान है, डॉक्टर के सिवान जो है इन्हें कहा जाता है भारत का रॉकेट मैन। तो भारत का रॉकेट मैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का रॉकेट मैन कहा जाता है डॉक्टर के सिवान को, ये भारत के रॉकेट मैन है। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है, यानी जापान का द्वीप नहीं है, जापान का द्वीप नहीं है, ये क्वेश्चन है अगला। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसको, ओकेडो, ओकेडो, होन्सु, शिकोकू और चौथा ऑप्शन दे दिया शिनकोवे, यानी ABCD। ये फरवरी 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान का द्वीप कौन सा नहीं है। नहीं पूछा था, है वाला तो आप बता सकते हैं, लेकिन नहीं पूछा था। जिसने पढ़ रखा होगा भाई, क्वेश्चन कोई भी आ जाए जहां से आपने पढ़ रखा है, अगर वहां से जितना मर्जी का डीप का क्वेश्चन पूछ ले, इजी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, जो चीज पढ़ रखी होगी वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और नहीं पढ़ रखी चाहे ये पूछ ले भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, अगर नहीं पढ़ रखा तो वो भी गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो जापान का द्वीप कौन सा नहीं है? तो साथियों एक बार मैं इस प्रकार से, ये जैसे जापान आपको दिखाई देते हैं, जापान, तो जापान की पूरे
मैंने बता दिया कि ये जापान है। और जापान जो है, ये जापान मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना है। जापान जो है इसमें मुख्यतः यानी बड़े द्वीपों की संख्या पूछी जाए तो जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। वैसे तो बहुत सारे द्वीप हो सकते हैं, जैसे भारत में भी 10,000 के आसपास द्वीप हैं, लेकिन जब भी आप जिक्र करते हैं तो केवल बड़े द्वीपों का जिक्र करते हैं और उनकी संख्या 247 है, जिसमें से 43 द्वीप जो है वो अरब सागर के अंदर है और बाकी बचे हुए 204 द्वीप वो बंगाल की खाड़ी में है। तो उसी प्रकार जापान के मुख्य द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और इन 4 द्वीपों में से जापान का ये वाला द्वीप जो है, आप इस मैप के ऊपर जैसे थोड़ा सा बनाया था मैंने, तो ये पूरा का पूरा जापान है। ये जापान जो है, इस जापान का यहाँ वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा? दक्षिणतम हिस्सा। तो जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप। फिर ये हो जाएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप। और ये द्वीप जो है ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। चाहे बनाने के अंदर मैंने इसको बड़ा बना दिया, लेकिन ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। और ये है जापान का, सॉरी भाई इसको उत्तर लिखेंगे साथियों, सॉरी इसका उत्तर, सॉरी ये होगा जापान का उत्तरी द्वीप और ये वाला हिस्सा होगा जापान का सबसे दक्षिणतम द्वीप। तो ये वाला होगा जापान का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है वो हो जाएगा। तो इन द्वीपों के नाम क्या होंगे? जापान का सबसे उत्तरी द्वीप जो है, इस उत्तरी द्वीप का नाम है होक्काइडो। तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है होक्काइडो। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है, उसी जापान के सबसे बड़े द्वीप को कहा जाता है होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है शिकोकु द्वीप। कौन सा द्वीप है? शिकोकु द्वीप है, जापान का सबसे छोटा द्वीप है। और जापान का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कोनसु द्वीप। कोनसु द्वीप जो है ये जापान का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। तो ये 4 द्वीप जो मुख्यतः ही जापान के द्वीप है। और ऑप्शन में ये पूछा था कौन सा नहीं है, तो होक्काइडो द्वीप जो कि जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, होन्शु द्वीप जो कि जापान का सबसे बड़ा है, और कोनसु जापान का सबसे छोटा है, और शिनकोए, ये शिनकोए द्वीप जो है जापान का नहीं है। और जापान का नहीं है तो इस क्वेश्चन का उत्तर यही आ जाएगा कि ये द्वीप है, ये जापानी द्वीप नहीं है। और पेपर में यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जापान का नहीं है। साथियों, जापान की जो राजधानी है, इसको लेकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो को लेकर पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हमने एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन आया था, उसमें सोल्व भी किया था कि जापान की राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो में 2020 के ओलंपिक खेल जो हैं, ओलंपिक खेल, ये ओलंपिक खेल यहाँ पर प्रस्तावित थे। और ओलंपिक खेल जुलाई में स्टार्ट होने थे, जुलाई के लास्ट में 24 या 28 जुलाई से स्टार्ट होने थे और अगस्त तक ये चलने थे। तो ओलंपिक खेल जो प्रस्तावित थे, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से ये खेल प्रस्तावित थे, ये 1 साल के लिए एक्सटेंड यानी पोस्टपोन कर दिए हैं, स्थगित कर दिए हैं, एक्सटेंड कर दिए हैं। तो 2021 में अभी ये होने हैं। तो सारी स्थिति ठीक रही तो 2021 के अंदर ये खेल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा भी गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 था, इसका शुभंकर क्या था? तो एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। 19 नवंबर 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या होगा? शुभंकर क्या होगा? शुभंकर को कहा जाता मस्कट। तो मस्कट जो होगा उसका नाम है मेरितोवा। तो ये मेरितोवा क्या होगा? शुभंकर होगा। शुभंकर को मतलब मस्कट कहा जाता है इंग्लिश में। और आप समझेंगे किस प्रकार से, जैसे कोई भी खेल प्रस्तावित होते हैं तो उन खेलों के संदर्भ में मान लो कोई भी पोस्टर जारी किया जाता है, होल्डिंग लगाए जाते हैं, तो उसके ऊपर आपको जो चित्र दिखाई देता है, यानी जो लोगो प्रकार का एक चित्र दिखाई देता स्पेशल, उसी को कहा जाता है मस्कट। ये शुभंकर होता है मेरितोवा के नाम से। साथियों, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। और टोक्यो जो है ये विश्व में सबसे घनी आबादी वाला देश है। सबसे घनी आबादी वाला देश आबादी वाला शहर, विश्व में सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। टोक्यो में विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। और पेपर में अगर पूछ ले कि जापान की वर्तमान के अंदर, अगर पेपर में आया भी था, HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो साथियों, जापान की संसद का नाम है, वो संसद का नाम है डाइट।
तो डायट जापान की क्या है, संसद का नाम है। ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। और कुछ एक फैक्ट आप खुद से भी खोदने की कोशिश कर लिया करो, क्योंकि सारे फैक्ट मैं बताना भी नहीं चाह रहा था यहाँ पर, क्योंकि एक फैक्ट क्वेश्चन को लेकर जब इतना इतना करेंगे तो 5 ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, और हमने तो 12 क्वेश्चन कर रखे हैं, फिर भी हमारी वीडियो 40-50 मिनट तक पहुंच जाती है। तो साथियों कोशिश करूंगा कि मैं कुछ पेपर के अंदर जो चीज पूछी गई थी उनको आपके साथ साझा कर लूंगा। आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 90% तो चीजें मैंने कवर करवा दी, केवल 10% चीजें आपने खुद से करके देख लेनी है। खुद से नहीं करके देखेंगे तो कभी ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो मैं यहां से कम चीजें बता के जो चीज नहीं बताई थी उनके बारे में ज्यादा चर्चा कर लूंगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, कोई यहां से स्नैपशॉट लेना चाहता तो आप ले लिया करें, और स्नैपशॉट से बेटर है कॉपी के अंदर चीज लिखेंगे, तो लिखते वक्त बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं और आपके दिमाग में रहेगा कि ये चीज तो मैंने कॉपी में लिख रखी है, और लिखी हुई चीज को वहां से कुछ याद भी हो जाएंगी और रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा बाद में। तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद किस किस के बीच में है। तो फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर, फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद, फॉकलैंड विवाद किस किस के बीच स्थित है, यानी फॉकलैंड जो विवाद है किन देशों के मध्य है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा मैक्सिको और यूएसए। ये आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए मैं केवल इनका कीवर्ड लिख रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, और जब आप पीडीएफ में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वो पूरा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है जेके बाई मंजीत सवाल, वहां पर आपको ये पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मैक्सिको और यूएसए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उरुग्वे और अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यूके और अर्जेंटीना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है उरुग्वे और प्रागवे। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैं एक बार आपसे यहां से मैप बनाने की कोशिश करता हूं। ये जो मैप है यहां से आप देख रहे हैं साथियों, ये मैप बना दिया मैंने कि ये मैप है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहां पर जो है पानी भरा हुआ है उसे कहा जाता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और साथियों इसके दूसरी तरफ की बात करें पूर्वी तट के सहारे यहां से जो पानी भरा हुआ है उसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, अंध महासागर। और जो ये देश है ये महाद्वीप है, इसका नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल 13 देश हैं। मैंने वीडियो भी बना रखी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, और मैंने वीडियो के अंदर 3 महाद्वीप कवर करवा दिए थे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी, 7 से 8 वीडियो हैं, और उनमें मैंने महाद्वीपों को लेकर चर्चा की थी। और उस महाद्वीप को जब मैंने करवाया था तो महाद्वीप में भी वो क्वेश्चन कवर हो रहा था, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर एक द्वीप स्थित है और उसी द्वीप का नाम है, क्योंकि अटलांटिक महासागर है, इसी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप। अब साथियों इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है उस देश का नाम है ब्राजील, ब्राजील। और ब्राजील के सहारे यहां पर जो देश है उसी देश का नाम है अर्जेंटीना। तो इस देश का नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना, तो देखा जाए तो भौगोलिक रूप से अगर इसको यहां से और थोड़ा सा नीचे कर ले तो ये देश जो है इस देश का नाम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में यहां से कुछ थोड़े थोड़े द्वीप आ जाते हैं। इधर जो देश ये वाला देश है लंबा सा, इस देश का नाम है चिली। तो ये चिली देश है, और चिली के उधर पड़ता है अर्जेंटीना। अब यहां से देखा जाए तो इस द्वीप के ऊपर, फॉकलैंड द्वीप पर भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए भौगोलिक रूप से इस पर किसका अधिकार दिखाई दे रहा है, अर्जेंटीना का भाग दिखाई दे रहा है हमें, इस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। लेकिन प्रशासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से इसके ऊपर किसका अधिकार है, इसके ऊपर अधिकार है
यूके का, यानी ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का इसके ऊपर अधिकार है। तो फॉकलैंड द्वीप जो है इसको लेकर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो इसके ऊपर अर्जेंटीना का अधिकार है, अर्जेंटीना। और अगर प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ यूरोप महाद्वीप पड़ेगा यहाँ, और उस यूरोप महाद्वीप में यहाँ से एक देश है जिसका नाम पड़ता है इंग्लैंड कहें, यूके कहें। हालांकि यूके और ब्रिटेन दोनों के अंदर फर्क है, मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बना रखी है, आप उसके अंदर पूरा का पूरा देख सकते हैं कि आखिर यूके और ब्रिटेन के अंदर क्या फर्क है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम तीनों के अंदर फर्क है, आप जान लेंगे उस फर्क को। तो यूके जो है इसके ऊपर इसका प्रशासनिक अधिकार है। तो किन दो देशों के बीच है, आपका उत्तर हो जाना चाहिए अर्जेंटीना और यूके जो है इन दोनों के बीच ये विवाद का कारण है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, यूके और अर्जेंटीना। आपको स्थिति समझ में आ गई। अटलांटिक महासागर के अंदर एक द्वीप है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिणतम में स्थित है यहाँ पर। और यहाँ पर साथियों मैं लगते हैं दो द्वीप और भी बता देता हूँ। ये फॉकलैंड द्वीप जो है, इसी फॉकलैंड द्वीप के साथ अन्य दो द्वीप भी हैं और उन दोनों द्वीपों के ऊपर भी यूके का अधिकार है। उन दोनों द्वीपों के मैं एक बार नाम बताता हूं। एक द्वीप का नाम है साउथ जायोर्जिया और एक द्वीप का नाम है साउथ सैंडविच द्वीप। तो ये दो द्वीप है, इन दोनों द्वीपों के ऊपर भी किसका अधिकार है, ये दोनों के दोनों द्वीपों के ऊपर भी यूके का अधिकार है। यानी प्रशासनिक रूप से यूके के यहाँ पर तीन द्वीप हैं, एक फॉकलैंड द्वीप है, एक साउथ जायोर्जिया, ये इसको साउथ जॉर्जिया भी बोल सकते हैं, और दूसरा साउथ सैंडविच द्वीप है। ये तीनों द्वीप जो हैं वो तीनों के तीनों द्वीपों के ऊपर प्रशासनिक राजनीतिक अधिकार किसका है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो अगले ये दो द्वीप भी आप याद रखेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन में देखता हूं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है तो साथियों ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा जो है ये किस देश से नहीं गुजरती, मैं ऑप्शन भी बता रहा हूं आपको। मैक्सिको है, म्यांमार है, भारत है और ब्राजील है। इन चार देशों में से कौन से देश ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो साथियों एक बार तो ये जानेंगे आखिर ये कर्क रेखा है कौन सी रेखा। तो ये हमारा पृथ्वी का मॉडल है। और साथियों पृथ्वी के मॉडल को सबसे पहले किसने बनाया था, पृथ्वी का मॉडल कहें या विश्व का ग्लोब कहें एक ही बात होगी। तो विश्व का ग्लोब था, इसका सबसे पहले निर्माण जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन बेहेम। तो मार्टिन बेहेम ने सबसे पहले क्या किया था, विश्व का ग्लोब बना दिया था, या पृथ्वी का ग्लोब मॉडल कहें। तो ये जो ग्लोब है इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम कहें या पश्चिम से पूर्व कहें एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसी काल्पनिक रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा इसका नाम है भूमध्य रेखा, इसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा से जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो एक रेखा खींची गई है जिस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा, और ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य। और इसी प्रकार भूमध्य रेखा से जब हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तो 23.5 डिग्री की जो रेखा खींची गई है ये सारी की सारी काल्पनिक रेखा है। ये केवल आपको मैप के ऊपर और ग्लोब के ऊपर दिखाई देंगी, पृथ्वी पर वास्तविक रूप से पृथ्वी के सतह पर ये नहीं खींची गई है। तो ये रेखा जो है इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को नाम दिया गया था मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कर्क रेखा कहां कहां से नहीं गुजरती, यानी कहां से नहीं गुजरती ये बताया गया था। तो मैं एक बार यहां से साझा करता हूं एक मैप। जैसे आप यहां पर भारत को देख पा रहे हैं इस प्रकार से, साथ ही थोड़ी सी कोशिश है इस प्रकार से, ये भारत है और भारत में यहां से पाकिस्तान आ जाता है, फिर यहां से
ये अफ्रीका महाद्वीप है साथियों, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप भारत की लोकेशन है और भारत में ये प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर जो इंडिया है वो है। इसी से आगे यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से यूरोप महाद्वीप शुरू हो जाता है, यहाँ से यूरोप और एशिया एक ही धरातल से जुड़े हुए हैं। इसी कारण इस पूरे भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया जो हैं ये दोनों के दोनों एक ही धरातल के साथ जुड़े हुए हैं, इसी कारण इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। यहाँ एक देश आ जाता है, यहाँ पर एक महाद्वीप आ जाता है और उसी महाद्वीप का नाम है जो हमने अभी किया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और उसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद यहाँ पर एक महाद्वीप आ जाता है और उस महाद्वीप के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं अभी। इस महाद्वीप को नाम दिया गया था ये वाला देश। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो साथियों इसके 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, आप मैप को जरूर चेक करें। आप एटलस आपके पास होनी चाहिए कि ज्योग्राफी को जितना समझेंगे उतना ज्योग्राफी ज़्यादा बेटर रहेगी। जो चीज़ समझ में आ गई अगली चीज़ उसके साथ अपने आप जुड़ जाएगी, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चीज़ों को समझ लिया तो बहुत लंबे समय तक वो हमारे साथ रहेंगी। अगर रट्टा मार दिया तो भाई साहब 10 दिन के बाद अगर पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ के सारी चीज़ों को करेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा मैक्सिको। मैक्सिको जो देश है, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है ये वाला देश, इसे यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये ऊपर देश जो है इसका नाम है कनाडा, और यहाँ पर जो देश स्थित है उस देश का नाम है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। ये वाला देश हो गया मैक्सिको। और यहाँ पर जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर जो देश है उस देश का नाम है ब्राजील। और 2 ऑप्शन हो गई। एक देश भारत है और भारत का पड़ोसी देश यहाँ पर अगर बात की तो यहाँ पर भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। तो ये देश हो गए म्यांमार। अब मैं आपसे कहता हूं कि 0 डिग्री के बाद जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा में आपने पढ़ रखा है कि 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो साथियों बिल्कुल भारत से बीचों बीच से गुजरती है। चलो ये बनाने में थोड़ी सी ऐसे आ रही है, ये भारत के बीचों बीच से इस प्रकार से गुजरती है। इसी को कहा गया था, ये रेड से जो आ रही है ये कर्क रेखा, इसी को कहा गया है कर्क रेखा। जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ये रेखा का नाम है कर्क रेखा। चलो इसको और थोड़ा सा सही बना देते हैं। इसी रेखा का नाम है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। साथ ही थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से आ जाएगी और भारत के बीचों बीच से गुजरती हुई जाती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो साथियों अब आपका उत्तर कंफर्म हो गया होगा। कर्क रेखा देखो मैक्सिको से गुजरती है, ये देश का नाम है ब्राजील। इस ब्राजील से कोई रेखा नहीं, ये कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, इसका नाम है मकर रेखा और ये वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। तो साथियों भूमध्य रेखा और कर्क रेखा ये ब्राजील से होकर गुजरती हैं। ब्राजील से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? ब्राजील से एक तो गुजरती है मकर रेखा और एक गुजरती भूमध्य रेखा। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, तो ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। तो एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा। वो महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है भारत से। यहाँ से जो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा भारत से बहुत नीचे है, यानी 776 किलोमीटर के आसपास इसके नीचे रह जाती है।
तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ब्राजील। किससे होकर नहीं गुजरती, केवल 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर आएगा ब्राजील। वैसे तो बहुत सारे देशों से नहीं गुजरती, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है और मैक्सिको से गुजरती है, लेकिन ब्राजील से नहीं गुजरती। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ब्राजील। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सतह के सबसे निकट है। तो पृथ्वी के सतह के सबसे निकट परत कौन सी है, एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूं, स्नैपशॉट आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया कि पृथ्वी के सतह के सबसे नजदीक नहीं है, सॉरी सबसे नजदीक है पूछा था, यानी पृथ्वी के धरातल के सबसे नजदीक कौन सी परत है। तो साथियों जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी इस प्रकार से है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के सबसे नजदीक परत कौन सी है। तो साथियों एक बार मैं उन 5 परतों का नाम आपको बता देना चाहता हूं। पहली परत जो है, जो पृथ्वी के धरातल के सबसे समीप है, इस परत का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल, सौरमंडल कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 परत है, उस परत का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल। और तीसरी परत का जो नाम है, इसे कहा जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल। और चौथी जो परत है, इस परत का नाम है आयन मंडल। आयन मंडल। और 5वीं जो परत है, इस 5वीं परत का नाम है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। तो साथियों ये 5 परत हैं, आपको इन 5 का नाम भी पता होगा, लेकिन गजब का क्वेश्चन दे दिया। ये 5 के 5 ऑप्शन में ही नहीं डाल रखे, ऑप्शन में इनकी इंग्लिश टर्म डाल रखी है। तो सौरमंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। इसे कहा जाता है मध्यमंडल को मेसोस्फियर। और आयन मंडल को कहा जाता है स्फीयर या आइनोस्फियर। बाह्य मंडल को कहा जाता है एक्सोस्फियर। तो ये 5 मंडल के नाम है। सौरमंडल जो है इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर यानी टी, और समताप मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल को कहा जाता है मेसोस्फियर। आयन मंडल को कहा जाता है आइनोस्फियर और बाह्य मंडल को कहा जाता है एक्सोस्फियर। तो साथियों आपको ये 5 नाम याद रह जाएंगे, नहीं रहेंगे तो छोटा सा लॉजिक तो लगा सकते हैं यार। सारे के सारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं और इंग्लिश के अल्फाबेट घटते क्रम में हैं, यानी इन सब में इंग्लिश का सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा है, तो टी सबसे बड़ा अल्फाबेट है। टी यानी सबसे लास्ट के अंदर कौन सा आता है, तो टी की स्थिति आती है 20 नंबर पे, ये आता है 19 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे और आई है ये आई आता 9 नंबर पे, ये आता 5 नंबर पे। यानी सबसे अंत में इन 5 में से कौन सा आता है, ये। और उसके बाद सारे के सारे घटते क्रम में, कंटिन्यू चाइना और लेकिन घटते क्रम में है। 20 से थोड़ा सा छोटा कौन सा रहेगा, 20 से छोटा 19। बाकी बचे हुए में से सबसे बड़ा कौन सा है, 13 नंबर पे एम आ जाएगा। यानी इंग्लिश के अल्फाबेट घटते क्रम में है, तो इनको याद कर सकते हैं। और साथियों इंग्लिश के ये वाली टर्म पेपर के अंदर दे रखी थी, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। जब इनको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे तो सारी चीजों को पढ़ लेंगे। ये वायुमंडल को लेकर, वायुमंडल का टॉपिक है ये एटमॉस्फेयर जो है, और उस एटमॉस्फेयर में इसको पूरे विस्तार से पढ़ लेंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम सौरमंडल को पढ़ेंगे तो बाकी भी तो 5-4 इंपॉर्टेंट है, तो सारा का सारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज का ध्यान रखने, हमारा जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, इन क्वेश्चन को ध्यान करने। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है लगभग 78% है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है लगभग 20.4 या लगभग इसको 21% भी कहा जा सकता है। एग्जिट ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और नाइट्रोजन जो उसकी मात्रा कितना है, 78% इसकी मात्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश के द्वारा 1985 में की गई थी। भाई क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है। कईयों ने नहीं भी पता होगा तो हम 2-3 फैक्ट के ऊपर बात कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना पेपर में इस ऑप्शन पे क्वेश्चन में बता रखी है साथियों कि 1885 में किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों एक बार तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी, यानी किसके शासनकाल नहीं किसके काल में की गई थी, और कौन सा काल में, यानी भारतीय गवर्नर जनरल उस समय या वायसराय कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसके काल के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन के काल में। साथियों 1884 के अंदर 1884 में इंडियन नेशनल सोसाइटी, इंडियन नेशनल यूनियन कह सकते हैं इसको, इंडियन नेशनल यूनियन जो है इसकी स्थापना की गई थी। और अगले साल दिसंबर 1985 के अंदर बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक बैठक हुई थी। और उस बैठक के अंदर क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका नाम बदलकर, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और दादा भाई नारोजी के द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, उसके कहने पर ये सारी चीज कर दी गई थी। तो जिसमें इसको संस्थापक का श्रेय जिसको जाता है संस्थापक, तो संस्थापक का श्रेय जाता है एलन ऑक्टोवियन हयूम, जिसको साथियों हम एओ हयूम बोलते हैं। तो एओ हयूम कौन थे, इसके संस्थापक थे। और यही पेपर में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा 1985 में की गई थी। तो संस्थापक कौन था साथियों, एलन ऑक्टोवियन हयूम थे या जो एओ हयूम थे, इसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ये। आखिर एओ हयूम जो थे, इन एओ हयूम का संबंध किस देश से था, यानी एओ हयूम कहाँ के निवासी थे, तो साथियों ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। और भारत के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में इटावा जो शहर है आज भी है इटावा के जो एक वहां पे क्या रहे थे, ये महामंत्री के पद पर रहे थे। महामंत्री का मतलब है ये वहां के कलेक्टर रहे थे और 22 सालों तक ये कलेक्टर रहे थे। और एओ हयूम जो है इनका उपनाम मिल जाता है, एओ हयूम को इनका उपनाम मिलता है हर्मिट ऑफ शिमला, यानी इन्हें क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला किनका उपनाम है, तो एओ हयूम का उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का सन्यासी। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी और हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का सन्यासी इनका उपनाम भी है। तो इनके बारे में ये तथ्य थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बस 2-3 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा। अगर ये कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बना था, बस इसको लेकर बात करता हूं। पहला अध्यक्ष बना था, वो पहले अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। और दूसरे जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था दादा भाई नारोजी कौन बने थे, इसके दूसरे अध्यक्ष बने थे। अगर कह दिया जाए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी। और अगर कहा जाए कि पहले विदेशी कौन बने थे या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो जॉर्ज यूल या कई जगह पर इनको जॉर्ज यूले भी कहा जाता है। ये पहले इसके विदेशी बने थे या पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो इसको लेकर ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब तक 5 महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं, जिसमें एक का नाम है सरोजिनी नायडू, एक का नाम है और एक का नाम एनी बेसेंट है, एक का नाम नलिनी सेनगुप्ता है और एक का नाम आप सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर जो हैं, और इनसे पहले इंदिरा गांधी भी बन चुकी थी। और इंदिरा गांधी के बाद जो सोनिया गांधी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब तक 5 महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो साथियों अब तक यहाँ इतने फैक्ट हमने जान लिए, और भी बहुत सारे फैक्ट इसको संबंधित है कि पहला अधिवेशन जो हुआ था इसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो पहले अधिवेशन के अंदर साथियों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है,
सदस्य जो थे इस पहले अधिवेशन में आए थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो साथियों सम्राट अशोक जो हैं ये सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक जो पुत्र थे ये बिंदुसार के पुत्र थे, बिंदुसार। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश जो है इस मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कह सकते हैं, इनका सेनापति कह सकते हैं, इनके प्रधानमंत्री कह सकते हैं, चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को हरा दिया था और नए वंश की स्थापना डाल दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जो पुत्र था उनका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार इनका पुत्र था और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक जब गद्दी पर बैठा था तो 273 बीसी में अशोक ने गद्दी संभाली थी, लेकिन जैसे ही अशोक गद्दी पर बैठा तो अशोक के अन्य जो भाई थे, सौतेले भाई और अशोक के भाइयों ने इसका विरोध किया कि अशोक गद्दी पर नहीं बैठेगा। अशोक ने अगले 4 साल तक क्या किया था? अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 99 भाइयों की हत्या कर दी और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद 4 साल बाद 269 बीसी में, अब आप कहेंगे घटते किस प्रकार से आते हैं? बीसी का मतलब होता है कि ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था, ईसा मसीह का जन्म उससे इतने साल पहले, यानी इतने साल पहले ये गद्दी पर बैठा था और 4 साल बीत जाने के बाद ये बीसी घटते आएंगे, 269 बीसी, उसके बाद 0 हो जाएंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगा एडी ईस्वी। ये ईस्वी पूर्व है। तो 4 वर्ष के बाद 269 बीसी में गद्दी पर बैठा था और इसमें अपने विधिवत क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक, इनका कोरोनेशन जो था, राज्याभिषेक था, वो किस समय हुआ था? 269 बीसी में। जब ये गद्दी पर बैठे थे तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद कह सकते हैं या फिर 9वां वर्ष कह सकते हैं, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण जो था इनका आखिरी आक्रमण भी कहा जाता है, अंतिम अभियान भी कहा जाता है। इस कलिंग अभियान के बाद इन्होंने आक्रमण कर छोड़ दिए थे या युद्ध से संन्यास ले लिया था और उसके बारे में बाकी बातचीत बाद में करेंगे, क्योंकि अशोक को लेकर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अशोक का पूरा हम इतिहास को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, केवल सिंधु घाटी सभ्यता हमने अभी तक पढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक काल पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी वंश को पढ़ने के बाद हम अशोक तक भी पहुंचेंगे, मौर्य काल भी पढ़ेंगे। तो वहां पर आपको विस्तार से बता दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक के नाम क्या क्या मिलते हैं, मास की गुजरा अभिलेख में अशोक के क्या नाम मिलते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख में किसका उल्लेख, अशोक के अभिलेख को पहले किसने खोजा था, सबसे पहले पढ़ा किसने था। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है, अशोक के किस पुत्र को उसने अपने श्रीलंका को भेजा था, पुत्री को श्रीलंका भेजा था, और ये सारे क्वेश्चन बहुत मात मिल जाते हैं। अशोक की किस पत्नी का एकमात्र उसके अभिलेखों में वर्णन मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम अशोक को जब पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन को समझा दूंगा और बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं और 6-7 क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, दिक्कत भी आती है। एक तो इसको अपलोड करने में समस्या मेरे साथ आती है और आपको देखने में भी समस्या आती होगी। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, साथियों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्मी हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी है? हमारे घरों के अंदर एसी लगे होते हैं, फ्रीज लगे होते हैं, रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, और इन रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज हैं इनसे जो गैस निकलती है CFC वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है और ओजोन परत को भी वो नुकसान पहुंचाती है। तो CO2 जो है इसके लिए 1997 में क्योटो जापान का एक शहर है, क्योटो जापान का एक शहर है, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। किसके लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन के लिए। जलवायु परिवर्तन, ये इसका उत्तर आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन। ये क्योटो पर कहां पर है? जापान के अंदर है। 1997 में सम्मेलन हुआ था, 2005 के अंदर ये लागू हो चुका था सम्मेलन जो हुआ था, इसका जो भी एग्रीमेंट था, हस्ताक्षर थे। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? साथियों ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रख लेंगे, एक होता है मॉन्ट्रियल समझौता कहें या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहें या मॉन्ट्रियल समझौता,
सम्मेलन भी कह सकते हैं इसको, सम्मेलन। ये 1987 में हुआ था। और ओजोन परत जो है, ओजोन परत की क्षय को रोकने के लिए, ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल ये कनाडा का शहर है, मॉन्ट्रियल है कनाडा के अंदर है, तो इसके लिए समझौता 1919 में। तो हो सकता था मॉन्ट्रियल का संबंध पूछ ले, किससे है? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए है। महाराष्ट्र के अंदर एक पोला त्योहार मनाया जाता है, पोला त्योहार, महाराष्ट्र के अंदर पोला त्योहार मनाया जाता है। ये कहा कि किस जानवर की पूजा की जाती है? तो सिंह की, वृषभ की, हाथी की, सांप की। तो साथियों इसमें पूजा की जाती है, वो बैलों को श्रृंगार किया जाता है। उसमें बैलों का क्या होता है? श्रृंगार किया जाता है, बैलों को सजाया जाता है और उन्हीं बैलों की पूजा की जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ दे रखा वृषभ, क्योंकि बैल को ही वृषभ कहा गया था, तो वृषभ ही इसका उत्तर आ जाएगा। बैल ऑप्शन में नहीं है और बैल नहीं है तो वृषभ है। वृषभ और बैल ये एक ये समानार्थी है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। श्रृंगार को इस प्रकार लिखा जाता है, हिंदी के लिए भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है साथियों, और इसके बारे में मैं 2-3 फैक्ट और बता देता हूं। आज 4 जुलाई है, और आज 4 जुलाई है तो कल 3 जुलाई थी, और 3 जुलाई को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक खारिज कर दी थी याचिका को। क्या थी वो थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। भारत का मूल रूप संविधान, भारत का मूल रूप संविधान जो है वो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? मूल रूप संविधान हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों ऑप्शन में आपको बता देता हूं, रूफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन के अंदर जो दे रखा है कि सी ऑप्शन में इसका उत्तर दे रखा, वो उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है उन्होंने इसका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था? इसको हाथ से लिखा था, और हाथ से जो इटैलिक शैली के अंदर ये लिखा गया था, इटैलिक शैली, इटैलिक शैली के अंदर ये लिखा गया था। साथियों इटैलिक जो शैली है, इसी इटैलिक शैली को एक अन्य नाम दिया जाता है प्रवाहमयी शैली जो है, प्रवाहमयी, प्रवाहमय कह सकते हैं, प्रवाहमय शैली है, क्योंकि इटैलिक शैली जो है इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा, इसमें लिखा गया था। अब भारत का संविधान जो लिखा गया था वो भारत के संविधान की 3 प्रतियां बनी थी। भारत के संविधान की 3 प्रतियों को लिखा गया था। भारत के संविधान की 1 प्रति लिख दी और भारतीय संविधान की 1 प्रति इंग्लिश के अंदर लिख दी। भारत के संविधान की एक और प्रति इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन उस प्रति में यहाँ पर कुछ कारीगरी की गई थी। अब वो कारीगरी किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के संविधान के अंदर जो इस प्रकार से कारीगरी की गई थी, यानी उसके ऊपर जो सजोया गया था, फूल से जो सजोए गए थे इस प्रकार से, जैसे आप कई बार देखते भी होंगे, कहीं पर आपको दिखाई देता होगा, तो वहां पर आप जैसे फेसबुक के ऊपर कहीं पर भी आपको प्रस्तावना को लेकर किसी किताब में पढ़ते हैं तो उस प्रस्तावना भी दे रखा है, तो उसको सजाया किसके द्वारा गया था? नंदलाल बोस जो है, नंदलाल बोस। इस नंदलाल बोस के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको सजावट की गई थी। इंग्लिश के अंदर जो इसकी प्रति थी उसको सजाया गया था। अब वर्तमान के अंदर ये हीलियम के केस में हमारे संसद भवन के अंदर रखे गए हैं, तो ये सारी चीजें छोड़ दो। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पेपर में यहां से तो क्वेश्चन बस इतना ही आएगा, कल की तारीख है, जैसे भारत के संविधान का जिक्र आया है तो कल की बात है 3 जून की। 3 जून 2020 को हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया। और कौन सी याचिका को खारिज कर दिया? उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, और वो चीजों के ऊपर मैं एक बार विस्तार से भी बात करूंगा कि भारतीय संविधान में अगर ऐसा हो जाता तो क्या प्रभाव पड़ता, और नहीं हुआ तो सारी चीज ऐसी रहेगी। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 भाग 1, जो भारत का राज्य क्षेत्र का जिक्र करता है, उसमें एक बात लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, यानी इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, इंडिया जो कि भारत है,
राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा गया था। यानी संविधान में भारत को इंडिया और भारत दो शब्दों से जाना गया है और भारत के संविधान में केवल दो ही नाम मिलते हैं, या तो भारत मिलता है या इंडिया मिलता है, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 में मिलता है। और एक याचिका लगाई गई थी, दिल्ली के एक किसान थे जिनका नाम नहम था, उनके द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। कल की तारीख ने सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया कि भारत की न्यायपालिका जो है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी बात करनी है तो वर्तमान सरकार को आप अपना क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। यानी कि हम कई बार कहते हैं कि डीसी को ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया, तो भारत सरकार को एक ज्ञापन दे, भारत सरकार इसके बारे में कर सकती जो भी, कि इसका नाम इंडिया होगा कि भारत होगा। तो इसके बारे में कल एक पिटीशन आई थी और वर्तमान के अंदर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सर दविन बोबडे, उनकी अध्यक्षता में एक बेंच बैठी थी और उस बेंच में तीन न्यायाधीश थे, 2 अन्य न्यायाधीश भी थे। एएस जिनका एक का नाम था एएस बोपन्ना भी थे, और जस्टिस जो ऋषिकेश राय थे, उन्होंने इस बेंच के अंदर फैसला दिया था और उसमें खारिज कर दी, फैसला किया गया था, खारिज कर दी कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। अगर इस नाम को बदलवाना है कि नाम करना, तो ये भारत सरकार का काम है, न्यायपालिका के द्वारा जो संविधान के अंदर उल्लेख है बस वहीं तक पढ़ेंगे। और आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल, साथियों 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल ये किस किस को पृथक करता है। तो साथियों ये भारत का जिस प्रकार से मैप है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो द्वीप समूह है उन द्वीपों के समूह को कहा जाता अंडमान, और यहाँ पर जो अरब सागर है, अरब सागर, इस अरब सागर के अंदर यहाँ पर जो द्वीपों की माला है उसी द्वीपों को कहा जाता लक्षद्वीप। साथियों यहाँ लिख दिया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में तो टोटल 204 द्वीप हैं और यहाँ पर जो द्वीप हैं उसकी संख्या 43। इन 43 द्वीपों में से 36 द्वीप ऐसे हैं जिनसे मिलकर बना है लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप का सबसे अंतिम जो भाग है, यहाँ वाला अंतिम भाग है, उस अंतिम भाग को कहा जाता है मिनिकोई। क्या कहा जाता है? मिनिकोई कहा जाता है। इस मिनिकोई के नीचे यहाँ पर एक देश और आ जाता है, उसी देश का नाम है मालदीव। तो किस किस के बीच 8 डिग्री चैनल है? मिनिकोई और मालदीव के मध्य है, या कह सकते हैं लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये किस किस के मध्य आ गया? मिनिकोई और मालदीव के मध्य है, लक्षद्वीप या मालदीव के मध्य है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन रह जाता है, इसको अगली वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि उसके ऊपर 10-5 मिनट लग जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।